उत्तर प्रदेश के मथुरा में चल रहे वैष्णव कुंभ में आंधी ने तबाही मचा दी। तेज हवाओं के साथ वहां बारिश भी हुई, जिससे वैष्णव कुंभ का नक्शा ही बदल गया और कई पंडाल तो पूरी तरह उखड़ गए। हवाओं की रफ्तार इतनी तेज थी कि बांस से बना पंडाल का एक बड़ा गेट भी उसके आगे नहीं टिक सका। आंधी में पहले उसका ऊपरी हिस्सा टूटकर जमीन पर गिरा और फिर वो गेट भी धराशायी हो गया। इसी तरह कई और पंडाल भी आंधी में तबाह हो गए। तूफान के शांत होने के बाद लोग उन पंडालों को दोबारा ठीक करते दिखाई दिए। बताया गया कि वहां रंगोत्सव कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल थे। गनीमत यह है कि कोई भी आदमी इस तूफान की चपेट में नहीं आया। सौभाग्य की बात यह कि मथुरा और उसके आसपास पिछले कुछ दिनों से तापमान सामान्य से ज्यादा था। ऐसे में जब उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हुआ तो वहां तेज आंधी के साथ थोड़ी बारिश भी हुई, जिससे वैष्णव कुंभ मेला में लगे पंडाल उखड़ गए। हालांकि आंधी की वजह से ज्यादा नुकसान किसानों को हुआ, जिनकी गेहूं की फसल खेतों में पसर गई। कोरोना के नए वेरिएंट पर केंद्र सरकार ने पहली बार चिंता जताई। न्यूज 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर कोरोना के नए वेरिएंट पर गंभीर चिंता जताई और राज्यों से आने वाले त्योहारों में कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाने की अपील की। अभी तक देश के 18 राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट के मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 336 मरीजों का पता पंजाब में चला, जबकि दिल्ली में 65 और महाराष्ट्र में 56 मरीज सामने आ चुके हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने यह भी साफ किया कि देश में कोरोना मरीजों की तेजी से बढ़ती तादाद का कनेक्शन नए वेरिएंट के साथ अभी तक नहीं पाया गया। के का वेरिएंट पर्टिकुलरली हमारे देश में कई जगह पे है। पंजाब में दिख रहा है, ज्यादा है, दिल्ली में भी है। साउथ अफ्रीकन वेरिएंट आया है किसी हद तक, और थोड़ा सा ब्राजीलियन वेरिएंट आया है। दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नई आबकारी नीति के विरोध में केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए। प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने के मकसद से सड़कों पर उतरे और बीच सड़क पर खड़े होकर उन्होंने बहुत देर तक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की। कुछ देर बाद सभी प्रदर्शनकारी सीएम आवास का घेराव करने के लिए आगे बढ़े, जिन्हें रोकने के लिए 2 जगह बैरिकेडिंग की गई थी। पहली बैरिकेडिंग को प्रदर्शनकारियों ने आसानी से पार कर लिया। दूसरी बैरिकेडिंग के पास पुलिस ने सख्त पहरा लगा दिया और हंगामा करने वालों को आगे नहीं बढ़ने दिया। इसके बाद कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड के ऊपर चढ़कर हंगामा शुरू कर दिया। बैरिकेड्स पर चढ़कर लगातार प्रोटेस्ट कर रही है महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता। कुछ दिन पहले केजरीवाल सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव करते हुए शराब पीने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी थी, जिसके विरोध में कांग्रेस ने यह हंगामा किया। बच्चा 21 साल में अपनी ग्रेजुएशन पास करके कॉलेज से निकलता है, आप उसको ये अधिकार दे रहे हैं कि आप दारू पीजिए। दिल्ली में कोरोना के मरीज भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के इस प्रदर्शन में सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत दूर की बात रही। ज्यादातर प्रदर्शनकारियों के चेहरों पर मास्क तक नहीं दिखे। सौभाग्य की बात यह कि दिल्ली में शराब की दुकानें दिल्ली सरकार का पर्यटन विभाग चलाता है। वहां शराब खरीदने वालों की उम्र पूछने की जहमत कोई नहीं उठाता। इसलिए 2 दिन पहले दिल्ली सरकार ने शराब पीने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी, जिस पर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। उन्होंने आरोप लगाया कि नई आबकारी नीति से दिल्ली में कॉलेज के छात्र छात्राओं में शराब की लत बढ़ाने की कोशिश की जा रही। सुरक्षा बल की चौकसी के आगे बार बार मात खाने वाले पाकिस्तान पर घुसपैठ के लिए ड्रोन का सहारा लेने का शक जताया गया है। न्यूज 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन उड़ता देखा गया, जिसके बाद पाकिस्तान पर आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए सीमा की रेकी करने का शक जताया गया। बताया गया कि पाकिस्तान ड्रोन के जरिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास के इलाकों की लगातार निगरानी कर रहा है, जिसका मकसद घुसपैठ के लिए रेकी के साथ भारत के इलाके में हथियारों को गिराना भी हो सकता है, क्योंकि सुरक्षा बल की मुस्तैदी की वजह आतंकी सीमा पार कर भारत में नहीं घुस पा रहे हैं। उस वजह से ऐसे में पाकिस्तान ड्रोन के जरिए रेकी कर रहा है। मध्य प्रदेश में मास्क से जुड़े अभियान को सफल बनाने के लिए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री गोविंद राजपूत भोपाल की सड़कों पर उतरे। उन्होंने आईएसबीटी बस स्टैंड पर लोगों को खुद मास्क पहनाए। साथ ही यह ऐलान किया कि बिना मास्क के यात्रियों को बैठाने वाली बसों पर कार्रवाई की जाएगी, जिसका पालन कराने के लिए गोविंद राजपूत राजधानी के आईएसबीटी बस स्टैंड पर पहुंचे और वहां से बसों को तब जाने दिया जब उन्होंने ये सुनिश्चित कर लिया कि उनमें सवार सब लोगों ने मास्क लगाए हैं। जो लोग उन्हें मास्क पहने नहीं दिखे, उन यात्रियों के नाक और मुंह को उन्होंने खुद मास्क से ढका। इनमें कुछ बसों के ड्राइवर भी शामिल थे। मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश में मास्क लगाओ अभियान चल रहा है, ड्राइवर है, उनके लिए
मास्क पहनाने का काम कर रहे हैं। राज्य के परिवहन मंत्री ने साफ कर दिया कि मास्क लगाने में कोताही पाए जाने पर बस मालिक को बख्शा नहीं जाएगा। मास्क देना पड़ेंगे, नहीं देंगे तो बस की कार्रवाई की जाएगी, बस के चालान किए जाएंगे। हाथों में मास्क लेकर वो बस स्टैंड पर मौजूद अलग अलग बसों में चढ़े। उनमें जो भी उन्हें बिना मास्क के मिला उसे कोरोना से बचाव के लिए उन्होंने मास्क पहनाए। सौभाग्य की बात है कि महामारी फैलाना हमें मंजूर है, लेकिन महामारी से बचाने वाला मास्क हम नहीं लगा सकते। लगभग सभी राज्यों में मास्क न लगाने पर जुर्माने का डर भी हमें नहीं सुधार पाया, तो अब मध्य प्रदेश सरकार ने हम लोगों को मास्क लगाने की जिम्मेदारी बसों के मालिकों के हवाले कर दी। अब या तो बस मालिक हमारी मनमानी की सजा भुगतेंगे या फिर हम लोगों को बिना मास्क लगाए बस में घुसने भी नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। न्यूज 18 के अनुराग ढांडा की रिपोर्ट है कि परमबीर सिंह ने अपने तबादले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं की और उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट जाने को कहा। साथ ही इस मामले में उसने कोई निर्देश देने से भी मना कर दिया और यह फैसला हाई कोर्ट पर छोड़ दिया कि सुनवाई कब की जाए। हालांकि कोर्ट ने यह माना कि मामला गंभीर है। साथ ही अदालत ने परमबीर सिंह के वकील से यह भी पूछा कि इस मामले में संबंधित विभाग को पक्ष क्यों नहीं बनाया गया। परमबीर सिंह ने अपने तबादले को गैर कानूनी बताते हुए अपनी याचिका में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और सीबीआई जांच की मांग की। कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश के मथुरा में होली के जश्न की शुरुआत हो गई, जिसकी एक तस्वीर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर से भी सामने आई, जहां होली से कुछ दिन पहले ही हजारों भक्त कृष्ण के साथ होली खेलने के लिए वहां पहुंच गए। लेकिन मंदिर में जुटे भक्तों और मंदिर प्रशासन ने इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा कि एक दूसरे से दूरी बनाए रखना कितना जरूरी है। मंदिर के पंडित गुलाल उड़ाते रहे और कृष्ण भक्त इस माहौल का आनंद उठाने में मग्न दिखे। होली के जश्न के बीच जयकारों की गूंज से समा और रंगीन हो गया। कुछ इसी तरह बरसाना में भी लोग होली के जश्न में डूबे दिखे। वहां पर लठमार होली खेली गई। महिलाएं पुरुषों को लाठियों से मारती दिखीं और पुरुषों ने बचने के लिए ढाल का इस्तेमाल किया। लेकिन यहाँ भी लोगों ने कोरोना नियमों का ध्यान नहीं रखा। लठमार होली खेलने के बाद इन लोगों ने नाच गाकर भी अपना मनोरंजन किया। होली के मौके पर दूसरी जगहों से बरसाना पहुंचे लोगों पर भी वहां की होली का खुमार चढ़ा दिखा। बहुत मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। जश्न के दौरान हवा में उड़ रहे गुलाल ने लोगों के उत्साह को कम नहीं होने दिया। सौभाग्य की एक बात यह कि त्योहार, परंपरा और उत्सव मनाना गलत नहीं है, लेकिन उत्सव के उत्साह में अगर हम लोग महामारी की अनदेखी करेंगे तो होली के रंग भी बदरंग हो सकते हैं। यूपी में एक दिन पहले ही सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए थे कि होली के सार्वजनिक कार्यक्रम या जुलूस में बच्चों और बुजुर्गों के जाने पर पाबंदी रहेगी। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों के साथ त्योहार मनाने की छूट सरकार ने दी है। अब भी हम मनमानी करेंगे तो सरकार के पास आखिरी रास्ता यही बचेगा कि वो त्योहार मनाने पर ही पाबंदी लगा दे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर गैंगरेप केस के सभी गुनाहगारों को फांसी की सजा सुनाई गई। न्यूज 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि पॉक्सो एक्ट ने इस गैंगरेप के तीनों दोषियों के लिए फांसी की सजा तय की। यह घटना 2 जनवरी 2018 की है, जब ट्यूशन से घर लौट रही नाबालिग छात्रा को अगवा कर चलती कार में उसका गैंगरेप किया गया और फिर उसकी हत्या कर उसका शव एक नहर में फेंक दिया गया। गैंगरेप की इस घटना ने उत्तर प्रदेश की सियासत में भी भूचाल ला दिया था, क्योंकि इस वारदात को अंजाम देने का आरोप जिन बदमाशों पर लगा था वो दूसरे समुदाय के। कोर्ट के इस फैसले के बाद पीड़िता के परिवार ने सभी दोषियों को जल्द से जल्द फांसी देने की गुहार लगाई। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में तेज बारिश और जमीन खिसकने की घटनाओं ने लोगों के सामने दोहरी चुनौती खड़ी कर दी। बारिश का सबसे ज्यादा असर श्रीनगर में पड़ा, जहां कुछ घंटों तक हुई बारिश की वजह से शहर की कई सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। शहर के कुछ चौराहों पर भी 1 फुट तक पानी भरा नजर आया। श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज से सामने आई तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा जैसे वो कॉलेज किसी झील के बीच में बना हो। अमर सिंह कॉलेज का कैंपस पूरी तरह पानी में डूबा नजर आया। काफी सारे स्कूल जो हैं वहाँ पानी जमा हुआ है। तकरीबन इसमें 1 से 2 फीट पानी जो है इर्द गिर्द है। इस बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पहाड़ खिसकने की घटनाएं भी हुई। बारामूला इलाके में पहाड़ से मलबा गिरने की वजह से लोगों का काफी नुकसान हुआ। 3-4 मकानों को बुरी तरीके से नुकसान हुआ है। पिछले 3 दिन से बंद पड़े जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भी कुछ जगहों पर पहाड़ खिसकने की घटनाएं हुई और तमाम कोशिशों के बाद भी हाईवे को नहीं खोला जा सका। सौभाग्य की बात है कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने के 2 रास्ते हैं। एक पुराना मुगल रोड जो बर्फबारी की वजह से दिसंबर में ही बंद कर दिया गया था। दूसरा जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है, जिसको 4 लेन वाले हाईवे में तब्दील करने का काम चल रहा है। बारिश होने पर हाईवे बनाने के लिए काटे गए पहाड़ की मिट्टी खिसकने लगती है और रास्ता बंद हो जाता है।
बताया गया कि लगातार 3 दिन बारिश में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर कम से कम 10 जगह पहाड़ का मलबा गिरा, जिसे साफ करने की कोशिश जारी है। केंद्र के ऐतराज के बाद केजरीवाल सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने की योजना पर बड़ा फैसला लिया। न्यूज 18 के जावेद मंसूरी की रिपोर्ट है कि केजरीवाल कैबिनेट ने राशन की डोर स्टेप डिलीवरी से मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना नाम हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और अब इस योजना को बिना नाम के चलाने का फैसला लिया गया। केजरीवाल सरकार अपने इस प्रस्ताव को अब केंद्र सरकार को भेजेगी। इससे पहले केजरीवाल सरकार 25 मार्च से इसे मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना के नाम से शुरू करने का ऐलान कर चुकी थी, लेकिन 19 मार्च को केंद्र ने दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखकर इस योजना पर आपत्ति जताई थी और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का हवाला देते हुए योजना में बदलाव नहीं करने की अपील की थी, जिसकी वजह से ही दिल्ली सरकार को यह फैसला करना पड़ा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एक दिन पहले हुए नक्सली हमले में बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ, जिसमें पता चला कि नई तकनीक की वजह से ही नक्सलियों का लगाया बम पकड़ में नहीं आ पाया था। उस नक्सली हमले में छत्तीसगढ़ पुलिस के 5 जवान शहीद हुए थे, जिन्हें निशाना बनाने के लिए नक्सलियों ने करीब 50 किलो आईईडी का इस्तेमाल किया था। वो धमाका इतना जोरदार था कि जवानों से भरी बस वहां बन रहे एक पुल से नीचे जा गिरी। ये खबर भी सामने आई कि हमले के लिए लगाए गए बम को जवानों की नजर से बचाने के लिए नक्सलियों ने नई तकनीक का इस्तेमाल किया। यहाँ पे जो नक्सलियों ने बम लगाया था वो नहीं मिल पाया था, उसकी वजह है इस कार्बन से नक्सलियों ने पूरे वायर को कोट कर दिया था। बम के तार कार्बन पेपर से लपेटे होने की वजह से वो मेटल डिटेक्टर की पकड़ में नहीं आया और नक्सली अपने मंसूबे में कामयाब हो गए। इस हमले में शहीद हुए 5 जवानों को नारायणपुर में पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस हमले से 6 दिन पहले नक्सलियों ने राज्य सरकार के साथ चर्चा के लिए एक चिट्ठी लिखी थी, जिसे उन्हीं की रणनीति का हिस्सा माना गया। ध्यान भटकाने के लिए आप सब लोगों ने देखा होगा, पत्र की बात हुई थी। इस हमले में 12 जवान घायल हुए थे, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई गई। सौभाग्य की बात है कि नारायणपुर छत्तीसगढ़ के उन आधा दर्जन जिलों में एक है जहां नक्सलियों और माओवादियों ने सरकार और वहां के आदिवासी समुदाय की नाक में दम कर रखा है। उनके सफाई के लिए सरकार वहां पुलिस कैंप खोलने में जुटी है। माना जा रहा है कि उसी से बौखलाए नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ पुलिस के डीआरजी यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के काफिले पर पूरी तैयारी के बाद घात लगाकर हमला किया। महाराष्ट्र के विदर्भ में बाघों की मौत होने से हड़कंप मच गया। न्यूज 18 के दिवाकर सिंह की रिपोर्ट है कि राज्य के विदर्भ इलाके में बीते 24 घंटे में 3 बाघों के शव मिले, जिनमें एक बाघ का शव करीब 8 दिन पुराना बताया जा रहा है। वन विभाग ने शुरुआती जांच में इसे बाघ के शिकार का मामला बताया, जबकि दूसरा शव बाघिन का मिला, जिसकी मौत महाराष्ट्र के यवतमाल में हुई। उसका शव एक नाले से बरामद हुआ और उसके गले में तार फंसा मिला। तीसरे बाघ की मौत महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर मौजूद पेंच इलाके में हुई। ये तीनों मामले सामने आने के बाद वन विभाग उनकी जांच में जुट गया। सड़क के रास्ते महाराष्ट्र से गुजरात आने वालों पर सरकार के नए फैसले से अफरा तफरी मच गई। विजय रूपाणी सरकार ने एक दिन पहले ही आदेश जारी किया था कि सड़क के रास्ते महाराष्ट्र से गुजरात आने वाले लोगों को अपनी RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी, यानी जिनकी हाल की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होगी उन्हें ही गुजरात में दाखिल होने की इजाजत दी जाएगी। और इसके अगले ही दिन महाराष्ट्र और गुजरात की सीमाओं पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, क्योंकि कई लोगों को इस आदेश की जानकारी ही नहीं थी। वलसाड जिले से सामने आई तस्वीरों में भिलाड चेकपोस्ट के पास गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। पुलिस और प्रशासन की टीमें सड़क के रास्ते गुजरात आने वाले लोगों को रोककर उनसे कोरोना जांच रिपोर्ट की मांग करती दिखी। इसकी वजह से वहां लंबा ट्रैफिक जैम लग गया और लोगों को काफी परेशानियां उठानी पड़ी। पता है आपको कि RT-PCR टेस्ट अब कंपलसरी हुआ गुजरात में एंटर होते हो तो? नहीं पता नहीं है। इसके अलावा महाराष्ट्र से गुजरात आने वाले सभी लोगों के शरीर के तापमान की भी जांच की गई। इसके लिए प्रशासन ने वहां कई टीमें तैनात कर दी थी। हालांकि हवाई यात्रियों पर यह नया फैसला लागू नहीं किया गया। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर महाराष्ट्र से आने वाले लोगों से इस जांच रिपोर्ट की मांग नहीं की गई। ट्रेनों से भी सफर करने वाले यात्रियों को इस तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। सौभाग्य की बात है कि महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा जुड़ी हुई है। वहां सड़क के रास्ते आने जाने वालों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। महामारी फैलाने वालों की लिस्ट में सड़क से आने जाने वालों का नाम सबसे ऊपर है। रेल और हवाई जहाज में तो ये पता लग सकता है कि कौन किसके संपर्क में आया, लेकिन सड़क से आने जाने वालों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना लगभग असंभव है। इसीलिए गुजरात सरकार को ऐसा आदेश जारी करना पड़ा।